हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 12th में हैं या फिर IIT JEE या फिर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का जो यूनिट 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो लास्ट क्लास तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक देख चुके थे, जिसका लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप लोग उस क्लास को नहीं देखे हैं तो आप क्लास कर लीजिए वो भी, क्योंकि वो भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 स्टार्ट करेंगे, तो फटाक से पढ़िए। द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस r एंड चार्ज q इज। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू बताना है, किसके कारण और कहाँ पे। एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, मान लीजिए एक रिंग है, मतलब अंगूठी टाइप का शेप है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब इस पर चारों तरफ से चार्ज फैला हुआ है। इस तरह से इस पर चारों तरफ से पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, और इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस कुछ कैपिटल R है, इसका रेडियस कुछ कैपिटल R है। और यहाँ से कुछ x डिस्टेंस पर, यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है। x डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग एक एक्सप्रेशन फाइंड किए थे कि यहाँ से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है। फाइनली जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रहा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रहा है, दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम लोग लिए थे। और फाइनली जो इसका वैल्यू आया था वो हमारा क्या आया था, Q/4πε0 इंटू r² प्लस x² टू द पावर 3/2। ये हमारा एक्सप्रेशन आया था इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू का। लेकिन इसमें एक छोटा सा टर्म दे रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान से समझेंगे। द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस x। जो x जो यहाँ पे हमारे यहाँ से सेंटर से इसके बीच का जो डिस्टेंस था x, इसके बारे में, इस डिस्टेंस के बारे में बोल रहा है कि ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इग्नोर करके जीरो कंसिडर कर लेते हैं, और जीरो कंसीडर करने पे ये पोर्शन हमारा जीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ये तो हमारा ख़त्म हो गया, बचेगा r²। तो स्क्वायर जो है हमारा 3/2 के 2 से कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हम लोग के पास क्या बचेगा, r⁻3। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q/4πε0 इंटू r⁻3। मतलब कि जो हमारा आंसर हो जाएगा, सॉरी ऊपर हमारा x छूट गया था एक्सप्रेशन का, ऊपर हमारा x भी रहेगा। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा Q इंटू x/4πε0 इंटू r⁻। जब ये बोलेगा फॉर वेरी स्मॉल डिस्टेंस x, बहुत छोटा सा दूरी x के लिए, तो अगर ये चीज़ मेंशन नहीं करे कि फॉर वेरी स्मॉल डिस्टेंस x, तो उस कंडीशन में हमारा आंसर ये होता Q इंटू x/4πε0 इंटू r² प्लस x² का पावर 3/2। जहाँ पर x का हमारा कुछ वैल्यू होगा, उस कंडीशन में हम लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, जहाँ पर वेरी स्मॉल का जिक्र नहीं करेगा। अगर वेरी स्मॉल का जिक्र करेगा तो हम लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, Qx/4πε0 इंटू r⁻। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए। व्हेन अ सोप बबल इज चार्ज इट्स रेडियस। जब एक सोप बबल को चार्ज, मतलब एक सोप बबल चार्ज हो जाता है, तो इसका रेडियस क्या होगा, इसको हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक सोप बबल है, इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, पॉजिटिवली चार्ज हो जाए ये, तो क्या होगा, जितना भी चार्ज है सारा चार्ज एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा। और रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होने के कारण मान लीजिए इसका रेडियस कुछ r है, तो एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करके इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा, और इंक्रीज़ होकर जो साइज़ r था r से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, r प्लस थोड़ा सा कुछ हमारा वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब कि, या फिर निगेटिव चार्ज भी ले तो सेम कंडीशन होगा। अगर इस पर निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करेगा, और रिपेल करने के बाद जो इसका डिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा, ये एक्सपेंड करेगा, मतलब इसका रेडियस हमारा बढ़ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या है, व्हेन अ सोप बबल इज चार्ज इट्स रेडियस, इसका रेडियस जो है इंक्रीज़ करेगा, इंक्रीजेस। कहीं कहीं पर आपको रेडियस के बदले इसका साइज़ भी पूछ देगा, तो साइज़ भी क्या होगा, इंक्रीजेस, साइज़ भी इंक्रीज़ ही करेगा। उसके पीछे भी सेम कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे जो चार्ज फैला हुआ है एक दूसरे को रिपेल करेगा, और रिपेल करके साइज़ हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, फिर है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज। इलेक्ट्रिक डाइपोल का एसआई यूनिट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, P वेक्टर इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इक्वल टू Q
Q इंटू 2a। तो यहाँ पर Q हमारा चार्ज है, तो चार्ज का यूनिट कूलम्ब होता है, और यहाँ पर 2a हमारा क्या होता है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो 2a के लिए हम लोग डिस्टेंस के लिए हम लोग मीटर यूज करते हैं SI यूनिट के रूप में, तो क्या हो जाएगा, कूलम्ब मीटर। तो 33 का SI यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम्ब मीटर। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कूलम्ब मीटर। इसको आप सेंटीमीटर कन्फ्यूजन से मत समझ लीजिएगा, ये हमारा कूलम्ब मीटर है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ मूव करते हैं। सॉरी, अच्छा 34 इसी में है, सॉरी 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग थोड़ा सा। 5 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स ईच मेड अप ऑफ चार्ज प्लस माइनस Q सेपरेटेड बाई L are located in a closed surface. The total electric flux on the surface is, इसका कहना है, ध्यान से समझेंगे कि 5 ठो इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको बोलते हैं, एक ऐसा सिस्टम जिसमें 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज है। जो मान लीजिए कि एक ठो माइनस Q है, दूसरा हमारा प्लस Q है, और दोनों 2a डिस्टेंस पर रखा हुआ है। एक यहाँ से यहाँ, दोनों चार्ज के बीच का जो दूरी है वो कुछ 2a है। तो बोल रहा है इस तरह का 5 गो इलेक्ट्रिक डाइपोल मान लीजिए इसमें रखा हुआ है, दूसरा, फिर मान लीजिए तीसरा, फिर मान लीजिए कि चौथा, फिर मान लीजिए कि पाँचवा। टोटल 5 ठो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक क्लोज्ड सरफेस में रखा हुआ है। मान लीजिए कि ये हमारा एक क्लोज्ड स्फीयर है, इसमें हमारा 5 ठो इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव, मान लीजिए कि यहाँ पर प्लस Q चार्ज है, यहाँ पर माइनस Q चार्ज है, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा, नेगेटिव में जाएगा, पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव में जाएगा। यही प्रोसेस हमारा कंप्लीट होते रहेगा। मतलब 5 इलेक्ट्रिक डाइपोल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा, सारा एक में से निकल कर दूसरे में, मतलब आपस में ही ये उलझ के रह जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस के बाहर जाएगा ही नहीं, कभी नहीं जाएगा। समझ रहे हैं? तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस को क्रॉस करता है, तभी हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट होता है। चूँकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर ही रह जाएगा, हमारा इस सरफेस के बाहर जाएगा ही नहीं, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट ही नहीं होगा। तो उस कंडीशन में जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट ही नहीं होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ऑप्शन डी। इस कॉन्सेप्ट का आप ध्यान में रखेंगे। इससे रिलेटेड और भी थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन आ सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 35 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, 3 पॉइंट चार्जेस 4Q, Q and small q are placed in a straight line at x equal to 0, x equal to 1/2 and x equal to 1 meter respectively. The net force on small q be 0. The value of q is, इसका कहना है, ध्यान से समझेंगे कि 3 पॉइंट चार्ज है, एक 4Q है, दूसरा Q है, कैपिटल Q है, तीसरा स्मॉल q है, आर प्लेस्ड इन ए स्ट्रेट लाइन। तीनों स्ट्रेट लाइन में रखा हुआ है। एक x इक्वल टू 0 पर है, एक x इक्वल टू 1/2 पर, और एक x इक्वल टू 1 पर। x इक्वल टू 0 पर जो हमारा चार्ज रखा हुआ है, उसका वैल्यू कितना है, 4Q। फिर 1/2 मीटर डिस्टेंस पर हमारा जो चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर, इसका वैल्यू है कैपिटल Q। और फिर यहाँ से 1/2 डिस्टेंस पर, या फिर यूँ कहिए कि यहाँ से 1 मीटर के डिस्टेंस पर, यहाँ पर हमारा जो चार्ज रखा हुआ है, इसका वैल्यू है स्मॉल q। यहाँ पे 4Q, यहाँ पे कैपिटल Q, यहाँ पे स्मॉल q। अब इसका कहना है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज रखा हुआ है, इस पर फोर्स का वैल्यू क्या है, 0 है। तो इस पर फोर्स कब 0 होगा, जब इस दोनों चार्ज में से एक चार्ज हमारा निगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। क्योंकि ये पॉजिटिव वाला, ये जो मान लीजिए कि यहाँ पर 4Q चार्ज दिया हुआ है, तो ये 4Q चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करके इधर भगाने का कोशिश करेगा। तो ये जो हमारा Q चार्ज है, ये इसको क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए, अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगा। तो इस कंडीशन में ध्यान से समझेंगे कि हमारा जो फॉर्मूला अप्लाई होता है चार्ज के कारण फोर्स फाइंड करने का, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग, मान लीजिए कि यहाँ पर Q पर जो फोर्स अप्लाई होगा, ये हमारा इसके कारण एक बार फोर्स काउंट करेंगे और फिर एक बार इसके कारण फोर्स काउंट करेंगे। एक तो हमारा रिपल्सिव है और दूसरा हमारा अट्रैक्टिव है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग देखें, इसको मैंने अभी सॉल्व किया है इसका सॉल्यूशन आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक तो चार्ज है, दूसरा चार्ज हमारा यहाँ पे एक Q चार्ज है, और इस Q चार्ज का वैल्यू हमको थोड़ा सा फाइंड करना है। और यहाँ पे जो चार्ज है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है एक, इस चार्ज के कारण मान लीजिए कि F1 फोर्स लग रहा है,
और इस चार्ज के कारण F2 फोर्स लग रहा है। दोनों फोर्स हमारा अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी जाके इसको बैलेंस कर पाएगा। इस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको न्यूट्रल कर पाएगा। नहीं तो मान लीजिए अगर ये फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा हो और ये भी इसी डायरेक्शन में लग रहा हो, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, दोनों इसी डायरेक्शन में इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा होगा तो इसी डायरेक्शन में चार्ज हमारा भाग रहा होगा जो स्मॉल q है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, क्वेश्चन का कंडीशन है कि हमारा फोर्स का वैल्यू 0 है, उस पर नेट फोर्स हमारा 0 है। तो उसको लेकर हम लोग क्या करते हैं कि F1 और F2, F1 जो हमारा 4q चार्ज है इसके कारण इस पर हम लोग फाइंड कर रहे हैं, और F2 जो फोर्स है ये q के कारण इस पर अप्लाई हो रहा है, इसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो चूँकि हमारा F1 और F2 दोनों इक्वल है तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर डालें तो इसके लिए पहले F1 के लिए तो क्या हो जाएगा, Q1 गुना Q2, 4q गुना q बाई 4πε0 इंटू r। r मतलब यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर। फिर या अब हम लोग F2 अगर फाइंड करें तो F2 क्या है, कैपिटल Q के कारण स्मॉल q पर जो फोर्स लग रहा है वो है, तो क्या हो जाएगा Q इंटू Q, कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई 4πε0 इंटू r हमारा 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर। फिर यहाँ से हमको क्या मिलेगा, जो यहाँ पे हमारा दोनों को हम लोग कैंसिल करवा दे, 4πε0 से 4πε0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये q से ये q हमारा कैंसिल हो जाएगा। और फाइनली हमको क्या मिलेगा, ऊपर हमारा इधर हमारा 4q बचा है और इधर 1/2 का स्क्वायर है, तो इधर 4 आ जाएगा, 4 जाके इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 4q इक्वल टू 4q। जो हमारा q है वो q का वैल्यू q के बराबर आ रहा है, लेकिन चूँकि हमको डायरेक्शन क्या चाहिए, डायरेक्शन उल्टा चाहिए। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा चार्ज का वैल्यू है यहाँ पे पॉजिटिव में जो रखा हुआ है, यह पॉजिटिव नहीं लेके हमको इस चार्ज का वैल्यू कैपिटल Q का वैल्यू -q लेना पड़ेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फटाक से हम लोग देखते हैं ऑप्शन को, इसका ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, -q। ठीक है कि द वैल्यू ऑफ जो हमारा कैपिटल Q है वो -q आंसर हो जाएगा। इस तरह का भी 2-4 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जो टाइम टेकिंग होगा, जिसमें आपको फंसाने वाला होगा। मतलब कुछ क्वेश्चन 2-4-5 क्वेश्चन आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम का है वो थोड़ा सा टफ टाइप इस तरह का रहेगा, जो थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 36 है, द वैल्यू ऑफ कपल मोमेंट ज्वाइनिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। मतलब कपल मोमेंट मतलब ये हमारे टॉर्क के बारे में बात कर रहा है। कपल का कहने का क्या मतलब, हम लोग पढ़े थे टॉर्क में कि जब इस पर इक्वल और अपोजिट फोर्स अप्लाई होगा तो इस पर कपल ऑफ फोर्स लगेगा, समझ रहे हैं ना, उसी को बोल रहा है। द वैल्यू ऑफ कपल मोमेंट एक्टिंग ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ डाइपोल एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज। सिचुएशन हमारा कैसा होता है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है, इसमें एक चार्ज यहाँ पर है, दूसरा चार्ज यहाँ पर है। ये हमारा मान लीजिए कि कुछ पॉजिटिव चार्ज है और ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना हुआ है पॉजिटिव चार्ज के कारण बना हुआ है। हमारा इस पे इस तरह से फोर्स अप्लाई होगा पॉजिटिव चार्ज के कारण, और इस पर अट्रैक्टिव फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा निगेटिव चार्ज में। यहाँ पे हमारा निगेटिव चार्ज है, इस पर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पे रिपल्सिव फोर्स, और जो हमारा निगेटिव चार्ज है यहाँ पे इस पर अट्रैक्टिव फोर्स। तो इस कंडीशन में जो हमारा एंगल बन रहा है इसके बीच, ये हमारा एंगल थीटा है, और जो हमारा फार्मूला आता है इसके अकॉर्डिंग, फिगर आपने समझ लिया। अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारा टॉर्क का फार्मूला आता है, जिसको आप कपल मोमेंट भी बोल सकते हैं, टाउ इक्वल टू P क्रॉस E, P वेक्टर और क्रॉस E वेक्टर। तो P हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को अगर लिखे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, PE साइन थीटा। अब इसका कहना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का या कपल मोमेंट का या फिर टॉर्क भी हो सकता है यहाँ पर, उसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो साइन थीटा का वैल्यू हमारा मैक्सिमम कब होगा, थीटा हम लोग डालकर चेक कर लेंगे। साइन 0 डिग्री 0 होता है और साइन 90 डिग्री हमारा 1 होता है, मतलब साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू देगा साइन थीटा का। तो वही यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि अगर इस तरह से अगर कोई चीज़ हो, एक फोर्स इस पर इधर अप्लाई किया जाए, एक फोर्स इधर अप्लाई किया जाए, तो ये ज़्यादा घूमेगा, ज़्यादा इस तरह से घूमेगा। मान लीजिए अगर तिरछा रखा हो, इस पर इस तरह से अप्लाई हो, इस पर इस तरह से अप्लाई हो, तो ये थोड़ा सा कम काम करेगा इसकी तुलना में, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ हमारा थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक, फिर उसके बाद हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है, इफ़
द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ एलिमेंट्री एरिया DA, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनीशन है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला आता है फाई इक्वल टू वो क्या होता है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट DS वेक्टर। इसको आपने पढ़ा है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी सरफेस से क्रॉस करेगा तो उस समय मान लीजिए कि इस पे हमारा सेंटर पे चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से क्रॉस कर रहा है, ये हमारा E है, तो जहाँ से वो क्रॉस करेगा वहीं पे हमारा एरिया वेक्टर भी क्रिएट होगा। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर मान लीजिए कुछ, अगर एरिया हम लोग A कंसिडर कर रहे हैं तो DA, S कंसिडर कर रहे हैं तो DS। मान लीजिए A कंसिडर किया है इसमें क्वेश्चन में तो DA हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का और जो हमारा एरिया वेक्टर है दोनों का जो प्रोडक्ट है, मतलब E इंटू DA जो है हमारा, यही हमारा वैल्यू देगा किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, मतलब फाई का वैल्यू देगा। तो फाई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन को चूज़ कर लेना है, E इंटू DA। जो हमारा E इंटू DA है यही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस इज डैश द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाई इट। ये हमारा गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि टोटल, जैसे मान लीजिए कि किसी के सेंटर पर अगर चार्ज Q रखा हुआ हो और इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट हो, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों तरफ निकलेगा ही निकलेगा और निकलने पे हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट हो रहा है वो चार्ज का 1/ε0 टाइम्स है, मतलब जो हमारा फाई है वो फाई क्या है, Q/ε0 है। यही हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू। तो कितना हो जाएगा, 1/ε0 टाइम्स जो टोटल चार्ज है Q का 1/ε0 टाइम्स है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू, मतलब 1/ε0 टाइम्स हमारा हो जाएगा आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 39 है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E नियर प्लेन सीट ऑफ चार्ज इज। देखिए इसमें दो तरह का क्वेश्चन पूछेगा, एक प्लेन सीट वाला क्वेश्चन पूछेगा और एक तो कंडक्टर वाला पूछेगा। तो जब सीट वाला पूछेगा तो उस कंडीशन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो हमारा एक साइड का हम लोग कंसीडर करेंगे, जो क्या है σ/2ε0। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, एक सिंगल सीट पे चार्ज फैले होने के कारण इसका हमारा वैल्यू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू σ/2ε0। हमेशा इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ये हमारा गॉस लॉ का एप्लीकेशन का है। फिर जो हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E नियर ए चार्ज कंडक्टर। तो जो हमारा चार्ज कंडक्टर है कुछ भी, वो हमारा इस तरह का बिहेव करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके दोनों तरफ से क्रिएट है, इलेक्ट्रिक चार्ज दोनों तरफ अवेलेबल है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो इस कंडीशन में हो जाएगा σ/ε0। ये जो हमारा दोनों है क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझेंगे। अगर प्लेन सीट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमको कंसीडर करना है σ/2ε0, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको, अगर चार्ज कंडक्टर हो तो चार्ज कंडक्टर के लिए हमको बताना है σ/ε0। फिर से समझिए, जो प्लेन सीट है उसके लिए σ/2ε0 और जो चार्ज कंडक्टर रहेगा चार्ज कंडक्टर के लिए σ/ε0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 40 तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से आगे की तरफ देखेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।